नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मानसून सत्र की अहम जानकारी के साथ, क्योंकि मानसून सत्र का दूसरा दिन था। अनुपूरक बजट पेश हुआ है और काफी हंगामा भी हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से आने पहले योगी आदित्यनाथ सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज सदन के पटल पर अनुपूरक बजट रखा। योगी सरकार की घोषणाओं और परियोजनाओं के अगले 6 महीने में अमली जामा पहनाने के लिए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7,301 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया, जो कि आम बजट का 1.33% रहा है। अनुपूरक बजट के जरिए युवाओं के रोजगार और किसानों के गन्ना भुगतान सहित विकास योजनाओं को चुनाव से पहले पूरा करने का दाव योगी सरकार ने बखूबी चला है। अनुपूरक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इन 4.5 वर्षों के कार्यकाल में हमने पब्लिक का परसेप्शन तब्दील कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई नए रिकॉर्ड बनाए और कई रिकॉर्ड तोड़े भी हैं। गाँव शहर से खाद्यान्न कर रहा है। ये ट्राई कहाँ हो रही है? ये सदन को चलने नहीं देना चाहते। इन्हें कोई न कोई बहाना चाहिए तो उनको सदन समाप्त करने के लिए। अंतरायाज, पेट्रोल, रसोई गैस, डीजल, खाद्य तेल, खाद्य सामग्री, बिजली, सारी चीज इतनी महंगी हो गई है कि जनता त्रास कर रही है। निर्माण और आप एजेंडा देखिए, एजेंडा में आपने 78 नंबर पर दिया है, जो हम लोगों ने दिया है। नहीं बोला अभी पहले महंगाई पर सुनिए। आज पहले महंगाई पर सुनिए। महंगाई जो है जनता के जानलेवा हो गई है। जनता त्राही कर रही है। लोगों के घर में खाने के दाने नहीं है। आज दिन से पहले महंगाई पर चर्चा होगी, आज महंगाई पर चर्चा होगा। तो सत्ता पक्ष का दावा साफ तौर पर यह कहता है कि हमने निचले तबके के व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाई है, मुफ्त में राशन मिल रहा है और तमाम अन्य योजनाओं का लाभ भी। दूसरी तरफ विपक्ष है जो साफ तौर पर कह रहा है कि महंगाई परेशान कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जिस दौरान महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जमकर हंगामा काटा था। सदन की कार्रवाई रोककर दोनों दलों ने चर्चा की मांग भी करी, जिसे अस्वीकार किए जाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सदस्य सदन के वेल में आकर जोरदार नारेबाजी भी करने लगे। इस पर आपको बता दें कि जोरों शोरों से शोर शराबा देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सदन की कार्यवाही 11:40 तक के लिए स्थगित भी कर दी थी। 11 बजे की कार्रवाई शुरू हुई थी, जिसके बाद हंगामा देखने को मिला। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा में सफाइयों का प्रदर्शन, दूसरी तरफ सड़क पर कांग्रेसियों ने दम भरा। सरकार की ओर से अनुपूरक बजट पेश करने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार को घेरा है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी विधानसभा में आज पेश अनुपूरक बजट राज्य की विभिन्न संकटों में घिरी गरीब और मेहनतकश जनता के लिए उम्मीदों का कम व दिल दुखाने वाला ज्यादा रहा है। अगर यूपी सरकार तमिलनाडु की तर्ज पर पेट्रोल की कीमत को 3 रुपए कम कर देती तो करोड़ों जनता को महंगाई से थोड़ी राहत जरूर मिल जाती। वैसे भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से अंधाधुंध वादे और घोषणाएं आदि किए हैं, उनके अनुसार बजट का सही प्रबंधन नहीं होने से कागजी घोषणाएं ही बनकर रह जाएंगी, जबकि बीएसपी सरकार में घोषणाओं से पहले उसके लिए वित्तीय व्यवस्था जरूरी थी। यही असली फर्क है बीएसपी और अन्य में। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद विपक्षियों का हमला सरकार पर लगातार जारी है। सपा प्रमुख मायावती के बाद अब कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, देखिए। ये अनुपूरक बजट भी जो पिछला मुख्य बजट था 5 लाख करोड़ से ज्यादा का, उसी तरीके से सिर्फ झुंझुना साबित हुआ। अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बड़ी उम्मीद थी कि रोजगार को लेकर कोई प्रबंध सरकार ठोस मजबूत प्रबंध इस बजट में करेगी,
लेकिन सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की आम जनमानस की विरोधी साबित हो चुकी है। जिस अनुपूरक बजट को उम्मीद की जा रही थी कि 30,000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ 7300 करोड़ का पेश करके सरकार ने अपना जन विरोधी चेहरा जनता को दिखा दिया है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन इस अहंकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हिसाब किताब कर सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संजीव कपासिया हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से? क्योंकि सबसे बड़ी और अहम बात है, अनुपूरक बजट का जितना बड़ा दायरा होने का अंदाजा लगाया गया है, ठीक वही बात अभी अंशु अवस्थी भी कहते नजर आ रहे थे। 30,000 करोड़ और 7,000 करोड़, कोई अंतर ही नहीं है। बहुत बड़ा ये डिफरेंस है जिसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार एक शब्द का यूज करता है। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार एक शब्द का यूज करता है, जुमलेबाज पार्टी। और कहीं ना कहीं आज जब बजट ये पेश हुआ 7301 करोड़ का, यानी 7,301 करोड़ सप्लीमेंट्री बजट, जिसका अंदाजा 50,000 करोड़ से लेकर 55,000 करोड़ तक का लगाया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो उसमें पूरी तरीके से खरा नहीं उतर पाई। हालांकि युवाओं के लिए 3,000 करोड़ का प्रावधान करके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा बिजली की जो सप्लाई है उसको बढ़ाने के लिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 250 करोड़, इसके अलावा लिंकवे एक्सप्रेसवे के लिए 50 करोड़, तो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे अमाउंट है पूजा, वो जरूर आवंटित किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके की उम्मीद, जिस तरीके की संभावनाएं आम जनता को थी, विपक्षी दलों के नेताओं की थी, उस तरीके की कुछ भी इस बजट में साफ तौर पर दिखाई नहीं देता। ये आम बजट का मात्र 1.5% से भी कम है, 1.33%। यानी कि जिस तरीके से अगले वर्ष चुनाव होने हैं, माना जा रहा था कि चुनावी बजट हो सकता है, तमाम जो विभाग है, तमाम जो क्षेत्र हैं, उनके लिए योगी के पिटारे में कुछ हो सकता था, उस तरीके की कोई चीज देखने को नहीं मिली पूजा। बिल्कुल, कोई चीज देखने को नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जितने विपक्षियों के सवाल थे उनके जवाब भी इस बजट में नहीं है। सबसे बड़ा सिरदर्द सत्ता पक्ष के लिए ये होने वाला है। संजीव, बिल्कुल, देखिए, जहां तक बात सरकार की है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे, उसके अलावा जो सुरेश खन्ना है, वित्त मंत्री भी हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। विपक्ष ने बात शुरू की पिछड़ा जो वर्ग है उसके लिए समानता और उसकी जो काउंटिंग है वो सवाल उठाया विपक्ष की तरफ से। लेकिन लगातार जो बजट की बात है, अनुपूरक बजट की बात है, वो लगातार बड़ा अंदाजा था कि 50,000 करोड़ का होगा, लेकिन उस तरीके की बातें सामने नहीं। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य विपक्षी दल, उनका साफ तौर पर आरोप यह है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसकी अपेक्षाओं पे, आकांक्षाओं पे योगी सरकार पूरी तरीके से खरा नहीं उतरती है। कहीं ना कहीं अब 2022 के जो विधानसभा चुनावों का रण है, कहीं ना कहीं जो माइलेज ले सकती थी योगी सरकार, वो लेने में नाकाम रही है पूजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज सीतापुर के कमलापुर में स्थित विद्या ज्ञान स्कूल पहुंची थी, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का आगाज किया और स्कूल में लगी प्रदर्शनी को देखा, जिसके बाद बच्चों के साथ साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्कूल के स्टाफ की भी तारीफ करी है। कोई दिक्कत नहीं। आए दिन लोगों की ओर से नदियों में कचरा फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है। इसी वजह से नदियों की सफाई करना अत्यंत जरूरी हो गया, जिसको देखते हुए साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा को स्वच्छ करने का प्रण लेते हुए कहा था कि मां गंगा की सेवा करना उनकी नियति है। वहीं आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा की सहायक नदी गोमती को लेकर कहा कि गोमती नदी लखनऊ में बड़े सीवर की तरह बह रही है। लखनऊ शहर में गोमती नदी बेहद प्रदूषित है, जिसकी वजह से वहां से काफी बदबू आती रहती है और लखनऊ शहर में बड़े सीवर की तर्ज पर बहती है। अनुपचारित मलमूत्र सीधे लखनऊ की गोमती नदी में डाला जा रहा है।
तो दूसरी तरफ भारतीय किसान मजदूर मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद डोला ने मुजफ्फरनगर के सिसौली पंचायत में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बच्चों का जो कानून बनाया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे समाज के लोग 4-4 शादियां करते हैं, ऐसे में अगर एक शादी से 2 बच्चे हुए तो कुल 8 बच्चे हम कर सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन ने मंगलवार को जनसंख्या नियंत्रण बिल का फाइनल ड्राफ्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एएन मित्तल ने बताया कि ड्राफ्ट बिल में आम लोगों के सुझावों को तरजीह दी गई है। मैंने कहा भाई 2 जो तो हमारे पर लागू नहीं होने का, हमारे तो 4 बीबी रह सके एक टाइम में, हम तो फिर भी 8 कर देंगे। तो पता पे लागू है 2 पकड़ो। अच्छा, तो दोबारा से आपने इसमें भागी में फिर से नहीं, जोन तो हम कहीं लिख ले थोड़े थे भाई, हमने संगठन बना रखा, जब हमारा है हमें जरूरत पड़ेगी आ जाएंगे। वहीं अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। वहां से आ रही एक तरफ से तस्वीरों में दर्द की नई नई दास्तां दिखती है, लेकिन एक ऐसी जमात भी है जो उनके टेरर को अपने अपने तरीके से समर्थन दे रही है, जो तालिबान की भाषा बोल रहे हैं और उनकी वकालत भी कर रहे हैं। क्या तालिबान को सही ठहराने वाले ये लोग सही माने जाएं? ये खास रिपोर्ट देखिए। सरजमीने अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाकुओं का खौफ कहर बनकर टूट रहा है। हर वीडियो में दर्द की एक नई कहानी सामने आ रही है, ऐसा दर्द जो खौफ फैला रहा है, बहुत ज्यादा खौफ। लेकिन देश और दुनिया में ऐसे लोगों की जमात भी है जो उनके टेरर को अपने अपने तरीके से समर्थन देने में जुटे हैं, तालिबान की भाषा बोल रहे हैं। ऐसा ही एक बयान दिया है उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद सफीकुर रहमान ने। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आजादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आजाद रहना चाहते, अपने देश को आजाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। लगता है सांसद जी को तालिबान से बेपनाह मोहब्बत हो गई है, तभी तो तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे को तालिबान की आजादी की जंग करार दे रहे हैं, तालिबान को हर्फ ब हर्फ सही ठहरा रहे हैं। अपने ही देश में तालिबान की वकालत करने वाले भी सामने आ गए, जिसमें सबसे बड़ा नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। और हमारा एयरक्राफ्ट वहां भारत से उसको हाईजैक बनाकर हॉस्टल जाकर कंधार में रखते हैं। 7 साल में क्या किया आपने बताइए? क्यों नहीं हमने इनफॉर्मल या अनऑफिशियली तालिबान से हमने क्यों नहीं बात की? तालिबान की वकालत करने का सिलसिला यही नहीं रुका। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी भी तालिबान के हक में अपनी बात साझा कर रहे हैं, यहाँ तक कि तालिबान के लड़ाकुओं को सलामी तक दे रहे हैं। नोमानी का कहना है कि तालिबान की सेना ने पूरी दुनिया की सबसे मजबूत फौजों को धूल चटाई है। इन नौजवानों ने काबुल की सरजमी को चूमा है कि वो नौजवान काबुल की सरजमीन को चूम रहे हैं और अपने उस मालिक का शुक्र अदा कर रहे हैं जिन्होंने हर तरह की बेसरोसामनी के बावजूद उनके अज़्म और हौसले को कबूल करते हुए और उसकी लाज रखते हुए एक बार फिर ये बात पूरी दुनिया को दिखा दी कि फतह और गलबे का ताल्लुक सिर्फ असबाब व वसाइल से और हथियारों से और तादाद से नहीं है, बल्कि कौमी इरादे से है। तो देखिए नोमानी साहब कि आपके तालिबानी लड़ाकू किस तरह अफगानिस्तान की सरजमी चूम रहे हैं, और सिर्फ चूम ही नहीं रहे बल्कि अपने जोश और जुनून में इतने बार हैं कि इंसान के चकनाचूर करने पर तुले हुए हैं और कुछ तरह इंसानियत पर यकीन रह जाए न मजहब पर। तालिबानी लड़ाकू किस तरह अफगानिस्तान की सरजमी को चूम रहे हैं और सिर्फ चूम ही नहीं रहे बल्कि अपने जोश, जहां विकास की बात होती थी
वहाँ आज AK-47 और मशीन गन रखी हुई है। लोग अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों से निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के सामने तालिबान के टेरर की अलग अलग वीडियो सामने आ रही है, लेकिन तालिबान के हक में कसीदे पढ़ने वाले और तालिबान के हक में इकबाल बुलंद करने वाले लोगों को क्या सही माना जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। इसी वजह से अफगानिस्तान में हालात बेहद खराब हो गए और लोगों की आजादी छिन गई है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का असर प्रयागराज पर भी साफ नजर आता है, क्योंकि प्रयागराज के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले अफगानिस्तान के छात्र अब अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से परेशान हैं। प्रयागराज नैनी के डिम्ड यूनिवर्सिटी में इस समय अफगानिस्तान के कुल 9 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जो पिछले दिनों अपने परिवार से संपर्क करना चाह रहे थे, लेकिन संपर्क नहीं हो सका और अब भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रयागराज में रहने वाले अफगानी स्टूडेंट्स का साफ तौर पर कहना कि भारत समेत दूसरे शांतिप्रिय देशों को इस मामले में दखल देना चाहिए। देखिए, हमारे पास अभी फिलहाल तो अभी 4 स्टूडेंट हैं। हाँ संजय, 4 ही है, मगर हमारे पास ये 120 स्टूडेंट थे पहले। हाँ संजय, सारे डिग्री लेके चले गए हैं और हम इनको बराबर इनके टच में हैं और इनसे हमने बराबर कह भी रखा कि अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशूज हो, तो ये हमसे बात कर सकते हैं। इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या किसी तरह का घर की प्रॉब्लम हो, इनके बारे में हम एम्बेसी से भी बराबर टच में हैं। अफगानिस्तान का भी इंफॉर्मेशन हम ले ही रहे हैं, पूरी जो भी न्यूज़ है वहाँ उसको भी वॉच कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इनको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको ये एश्योर करता हूँ। गाजीपुर के गांव मुबारकपुर का एक युवक अफगानिस्तान के काबुल में फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कन्हैया शर्मा बीती 16 जुलाई को स्टील कंपनी में नौकरी करने पहुंचा। उसके साथ अलग अलग शहर के दर्जनों लोग मौजूद थे, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात बेहद नासाज हो गए। कन्हैया शर्मा ने अपने परिजनों से फोन पर बातचीत करी। वहां मुसीबत में फंसा हुआ है, उसे जल्द से जल्द भारत वापस आना है। वहीं परिजनों ने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर मदद की गुहार की है। इस बीच जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने परिजनों से बात करते हुए सरकार को इत्तला कर दी और मदद का आश्वासन भी दिया है। लाल शर्मा मेरे बड़े भैया जो है काबुल में गए थे, मेली स्टील प्लांट में मैकेनिकल के पद के कार्य करने के लिए, जो कि 1 महीना हुआ है लगभग गए हुए। पिछले महीने 16 तारीख को गए थे और कुछ दिनों तक काम किए और उसके बाद तालिबान द्वारा जो अटैक किया जाने लगा, आम जनमानस को जो है क्षतिपूर्ति की जाने लगी, गोला बारूद का प्रयोग करने लगे लोग। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक होगा देवभूमि का। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों की ओर से पिछले 2 महीने से आंदोलन चलाया जा रहा है। तीर्थ पुरोहित धाम में रैली निकालकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि प्रदेश सरकार की ओर से गठित किए गए देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाए। बोर्ड का गठन होने के बाद से तीर्थ पुरोहितों के हक हकूक प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिहाज से केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन अब उग्र रूप धारण करने लगा है। बुधवार से तीर्थ पुरोहितों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया, जबकि तीर्थ पुरोहितों ने देश के राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री तक को खून से पत्र लिख दिया। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आज श्री केदारनाथ धाम में क्रमिक अनशन में बैठे हैं और हम सरकार से यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस देवस्थानम बोर्ड को भंग करें। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? देवस्थानम बोर्ड का मामला किसी भी हद से शांत लेने का नाम नहीं ले रहा है। खून का खत दूसरा लिखा गया इस बार राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को। बिल्कुल पूजा, लगभग 1 हफ्ता पहले जो केदारनाथ धाम के पंडा पुरोहित हैं, उन्होंने अपने खून से एक पत्र लिखा था जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी को, और मांग की थी कि आप दखल कर और उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित देवस्थानम बोर्ड को पूरी तरह से भंग कराया जाए। लेकिन कोई कार्रवाई ना होता देख और उत्तराखंड सरकार की तरफ से जिस तरह से एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है, उससे पूरी तरह से पंडा पुरोहित समाज जो है वो आक्रोशित है और उनकी साफ तौर पर एक ही मांग है कि पूरी तरह से बोर्ड को भंग किया जाए। अब सरकार ने 15 अगस्त को एक और बड़ी घोषणा की है कि जो पूर्व सांसद हैं मनोहर कांत ध्यानी, उनके
की अध्यक्षता में सभी पंडा पुरोहित हक हकूकधारियों से बातचीत होगी और रिपोर्ट को संलग्न किया जाएगा, जिसके बाद कोई इस पर कार्रवाई होगी, जिससे आंदोलन और उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। आज की ही अगर बात की जाए तो पुरोहितों ने अपने खून से महामहिम राष्ट्रपति और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, इनको एक पत्र लिखा है और बोर्ड को भंग करने की मांग की है। तो साफ समझा जा सकता है कि कितना आक्रोश है पंडा समाज में जो चारधाम देवस्थानम बोर्ड है उसको लेकर, और लगातार वो अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हालांकि आंदोलन को उग्र रूप देने की कवायद जो है वो शुरू की जा चुकी है, जिसमें अभी फिलहाल जो अपने खून से है वो पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन आगे अगर इस पर कोई कार्रवाई ना की गई तो आंदोलन को और उग्र रूप देने की तैयारी भी पंडा समाज ने की है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो देवस्थानम बोर्ड का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी तरफ सियासी हलचल भी जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के करीबी नरेश शर्मा ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद हरिद्वार पहुंचे नरेश शर्मा अरविंद केजरीवाल के वादों और कार्यों का गुणगान करते भी नजर आए। नरेश शर्मा से सीधी बातचीत हमारे संवाददाता ने की है, देखिए। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जनता टीवी से खास बातचीत करने के उनसे बात करेंगे। नरेश जी, अगर बात की जाए तो आज आम आदमी पार्टी का बीजेपी को छोड़ दामन थामा है, आगे की किस तरह की क्या कुछ भूमिका रहेगी आपकी? मेरी भूमिका पार्टी को मजबूत करने की भूमिका रहेगी, क्योंकि ये सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लिए नई पार्टी है। हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और निश्चित रूप से आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है और वहाँ हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ जो दिल्ली का मॉडल है उसको वहाँ रखेंगे और लोगों को समझाएंगे और निश्चित रूप से हम जिस मिशन में लगे हैं वो निश्चित रूप से सफल होगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, उनका बहुत करीबी माने जाते हैं। आखिर क्या वजह रही कि भाजपा का दामन छोड़ आम आदमी का दामन थामना पड़ा? वो ठीक बात है भाई, मदन जी, अब मैं मदन जी के रिश्तेदारी में मैं आता हूँ। अब आप उसको करीबी कह लीजिए, अब कुछ भी कह लीजिए। अब ये जरूरी नहीं कि भाई मैं रिश्तेदार हूँ तो मैं बीजेपी नहीं छोड़ सकता। जहाँ मेरा मन है राजनीति करने का मैं वहाँ मन करूंगा। मदन जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के विधायक हैं, तो जहाँ उनका मन है वो काम कर रहे हैं, जहाँ मेरा मन है मैं काम करूंगा। तो उसमें मुझे लगता है कि इस चीज को नहीं लाना चाहिए। इस चीज आने वाले विधानसभा 2022 में पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाना काम आपके द्वारा किया जाएगा? आज मैंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है, मैं कल से ही पूरे तन मन धन के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। जहां भी पार्टी को मेरी आवश्यकता लगती है, मैंने अरविंद केजरीवाल जी को कहा है, जहां भी आपको हमारी आवश्यकता लगती है आप हमें जिम्मेदारी दीजिए और पूरी ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे। इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको चेहरा माना जाए? पार्टी का जो आदेश होगा, जो भी पार्टी का आदेश होगा वो उसको मैं मानूंगा। पार्टी यदि कहेगी कि लड़ना है तो लड़ूंगा, नहीं कहेगी तो नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल, ये था हमारे साथ नरेश शर्मा, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ आम आदमी का पार्टी का दामन थमाए। और बात की जाए तो आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में उनको हरिद्वार ग्रामीण का चेहरा भी माना जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ मैं खास कर जनता टीवी हरिद्वार। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।